अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों और साथियों और क्रिकेट के परस्तारों, पीएसएल के फॉलोअर, आईपीएल के फॉलोअर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर, इंडिया की टीम के फॉलोअर और वर्ल्ड वाइड जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की जो टीमें खेलती हैं उसके फॉलोअर। क्रिक बूम के एक नए बाब के साथ मैं एहसान कुरैशी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है अपने उरूज पर पहुंच रही है। उसके साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग के जनाब ऑक्शन हुए हैं। उधर जनाब वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो दौरा इंडिया के है, वहां जहां उसे 3-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा है ओडीआई सीरीज़ में। अब उनकी T20 सीरीज़ होगी। और उधर श्रीलंका की टीम जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 वो हार गए। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक तारीखी दौरे की, पैट कम्स की क़यादत में जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस महीने के आखिरी हफ्ते में यानी फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेगी और पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की, 3 ओडीआईज़ की और एक T20 मैच खेलेगी और 24 साल के बाद टीम आएगी। लेकिन इससे पहले कि इन टूर्नामेंट की, इन चीज़ों की हम तफसील में जाएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ताकि इनकरेजमेंट मिले। हमें इनकरेजमेंट आपकी तरफ से मिलेगी तो हम आपको इंटरटेनमेंट फ्राहम करते रहेंगे। और सबसे पहले जो लेटेस्ट खबर है कि आज जनाब कोयटिया ग्लेडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनाब एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर जनाब ये जीत लिया। सिर्फ 2 गेंदें बाकी थी, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। हालांकि एक मरतबा ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, जब उसके 108 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, स्कोर को 199 रन वक्त बताया, 200 रन का टारगेट दिया। लेकिन ग्लेडिएटर की इनिंग्स का आगाज़ आप जानते हैं कौन करता है जनाब, वो करते हैं जनाब जेसन रॉय। एक बार फिर उन्होंने एहसान अली के साथ 88 रन का स्टाफ दिया 8 ओवर्स में, और ये जो थी ना वो बुनियाद बनी। हालांकि बाद में बहुत पूरी तरह छा गए थे, ख़ास तौर पर शादाब खान ने, जो कि कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने गेम को वापस आया। तो हम आपको इन मैचों में तफसील में जाने से पहले फिर आपको दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले जो मेरा ख्याल है जो हम बात कर रहे थे, एक और जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि आज इंडियन प्रीमियर लीग का जो है वो ऑक्शन शुरू हो गया है। ये ऑक्शन 2 रोज़ा है, 12 और 13 तारीख को होगा। आज जनाब जो ईशान किशन है उनको जनाब 15.5 करोड़ रुपए में जनाब वो बिके हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त, यानी वहाँ भी ऑक्शन जो है, इससे पहले जनाब जो तारीख़ में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे वो बिके थे जनाब 16.50 करोड़ में जनाब युवराज सिंह, और इसके अलावा जो थे वो बिके थे, अब मैं देख लूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहता, क्रिस मॉरिस एक बार बिके थे। लेकिन ये इंडियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया के टूर के बारे में और अपना श्रीलंका का जो टूर है उसको बारे में बताएंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम एक बार फिर चलते हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की। ये एक ऐसा मैच था जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लेडिएटर के दरमियान जो टच एंड गे की सिचुएशन में आ गया था। एक मौके पर तो बिल्कुल डोमिनेट कर लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन और हालांकि जेसन रॉय ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया था, एहसान अली भी अच्छा खेले और थोड़ा सा दबाव में आ गई थी टीम। हालांकि शुरू में सरफराज जो है बहुत स्लो खेले, लेकिन उन्होंने जनाब फिर उसके बाद जो ऐसे हाथ चलाए और उनका बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया। किसने जनाब, जो वापस आए बदर से बाद, उमर अकमल जो पाकिस्तान सर्किट से गैर थे, उनको कोयटा ग्लेडिएटर ने आज अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने जनाब ऐसे 4 छक्के जड़ दिए जहां बहुत बड़ा प्रेशर था, वो नीचे आ गया। और बाद में जनाब ये रही सही कसर सरफराज ने। हालांकि लोग कह रहे थे कि सरफराज की जो है वो क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी मैच विनिंग इनिंग्स खेली अपनी टीम को जनाब, उन्होंने क्या कहते हैं फिनिशर बनाया। 50 रन पर नॉट आउट रहे, 2 छक्के 3 चौके, एक मौके पर उसे चौके छक्के लग नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है आखिरी ओवर्स के लिए अपने बचा के रखे थे, अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। लेकिन 17 विकेटों के साथ जनाब शादाब खान टॉप पे, टीम उनकी हार गई, लेकिन शादाब खान जो है वो अकेली जंग लड़ते हैं। आज भी जनाब बहुत अच्छा खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, एलेक्स हेल्स भी अच्छा खेले। बाद में फ़हीम अशरफ ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई, निफ सेंचुरी बनाई, जिसकी बदौलत जनाब एक ऐसा टोटल बनाने में कामयाब होगी, लग नहीं था 150 पे आउट हो जाएगी।
तो ये जो टूर्नामेंट है, अब जनाब कोयटा ग्लेडिएटर की जैसी जैसन रॉय के आने के बाद जो है ना, कोयटा ग्लेडिएटर की भी थोड़ी सी गुड्डी चढ़ गई है, अब ऊपर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी उनकी कॉम्बिनेशन है, गो के झटके ज़रूर लगे उनको, लेकिन वही बात होता है कि जीत जो है ना, वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो सब जीत जो है ना आपकी टीम को खड़ा कर देती है। हालांकि जैसन रॉय ने उनको खड़ा किया था, बीच में फिर बड़ा ज़बरदस्त झटके उनके लग रहे, 3-4 प्लेयर उनके आउट हो गए। लेकिन शाबाश सरफराज, शाबाश जनाब जशन रॉय, आप वाकई, और जिस तरह जश्न मनाया जनाब, चाहे वो विव रिचर्ड्स हों, चाहे जनाब वो टीम के कोच हों अपना मोइन खान, और चाहे वो मैनेजर हों आज़म खान, सब ने और पूरी टीम के जो उनके दूसरे ऑफिशियल, उन्होंने जोश मनाया। तो ये तो थी जनाब रिपोर्ट जो है पाकिस्तान सुपर लीग की। अब हम चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ, जहाँ पर जो इंडियन प्रीमियर लीग का जो ऑक्शन हो रहा है, इसमें जो है ना टोटल 600 प्लेयरों का ऑप्शन हो रहा है। जनी भाई, तो नीलाम होता है, कौन सा प्लेयर कितने में बिकता है, क्या होता है, बोलियां लगाती हैं। अब इसमें जो है ना इंडिया की 10 टीमें हैं, इसमें इजाफा हुआ है जनाब लखनऊ का और अहमदाबाद का। पहले तो आपको पता ही है कि 8 टीमें खेलती थी, तो ये और बड़ा टूर्नामेंट हो गया है। आज जो सबसे जो लोग हैरान हुए वो ये हुए कि ईशान किशन, जो कि इंडिया के नए उभरते हुए बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, वो 3-4 पे, और उनका डेब्यू भी उन्होंने जनाब 3 नंबर की पोजीशन पर 50 रन बना के किया था इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आज वो जनाब 15.5 करोड़ रुपए में उनको ख़रीदा है जनाब मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस जो है वो भी आपको पता है चैंपियन टीम है उनकी। इससे पहले जो सबसे महंगे खिलाड़ी तारीख के थे वो युवराज सिंह, जो 16.5 करोड़ में जो बिके थे, और उसके अलावा क्रिस मॉरिस थे। लेकिन बाकी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ज़माने में खिलाड़ियों को कुछ पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन आप यकीन करें अब तो इनके वारे नहीं आ रहे हैं। मतलब 1-2-3 साल अगर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेल लें तो आप यकीन करें ये सारे अरबपति हैं। और आपको ये पता होगा कि इंडिया में डॉलर सिर्फ 75 रुपए का है, और इसके कंपैरिजन में आपको पता ही है पाकिस्तान में ये डॉलर जो है ना 175 रुपए का है। लेकिन वही बात है कि मैं आज एक और ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के इसमें खिलाड़ी होते, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद जनाब शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और दीगर खिलाड़ियों में कोई भी खिलाड़ी होता, आसिफ अली, ये कितने में बिकते। ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है यार। ये ज़रूर है कि इतना पैसा नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इनकी जो रेपुटेशन है ना दुनिया की क्रिकेट में वो बहुत बड़ी है। तो बहरहाल अब ये इंडियन प्रीमियर लीग है, और इंडियन प्रीमियर लीग की मैं कुछ और आपको बताऊंगा। ये जो वनिंदो हसरंगा हैं, जिन्होंने कि थोड़ा सा झटका दिया था सरफराज की कप्तानी में, जब 2 मरतबा उनकी बॉलों पे गुगलीज पे आउट हुए थे, उनको जनाब सनराइजर हैदराबाद ने ख़रीदा है जनाब 10 करोड़ और 75 लाख में। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी वैल्यू है हसरंगा की। लेकिन वो वाकई खिलाड़ी, दीगर जो महंगे खिलाड़ी हैं, हर्षल पटेल जो है उनको 10 करोड़ और 75 लाख में ख़रीदा गया है। 9 करोड़ 25 लाख में ख़रीदा गया है। आपको पता ही होगा फरीद इरशाद जो नए इनके फास्ट बॉलर हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो ये जनाब इंडियन प्रीमियर लीग जो है ना दिन खिलाड़ियों की ज़िंदगी बदल देता है। अभी भी ऑक्शन ये चल रहा है। मेन प्लेयर जो हैं वो, और आपको पता है कि पिछले साल जो पैट कमिंग्स थे, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है और पाकिस्तान के टूर पर आ गए, वो 15.5 करोड़ रुपए में जनाब बिके थे। और इसके अलावा जो है बेन स्टोक्स 14.5 करोड़ रुपए में बिके थे। कैल जेमिसन जो पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं 15 करोड़ में बिके थे, जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तबाही मचा दी थी। हालांकि पहला ही सीजन था। तो खिलाड़ियों की बड़ी अहमियत है और ये बड़ा टूर्नामेंट है। दूसरी जानिब जनाब जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, आपको पता है ना कि वहाँ उन्होंने इंग्लैंड को हराया था 4-1 से T20 सीरीज़ में, और उसके बाद एक हफ्ते के गैप के बाद जनाब वो पहुँच गए हैं अब इंडिया। लेकिन इंडिया में वो लॉन्गर वर्जन में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। 50 ओवर के मैच में वनडे इंटरनेशनल में ने क्लीन स्वीप किया। नरेंद्र सिंह मोदी स्टेडियम है ये अहमदाबाद में, बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है। तकरीबन 1 लाख तमाशाइयों के बैठने की है। उस ग्राउंड में तीनों मैचों में जनाब इंडिया ने अपनी बर्तरी हासिल की। और मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो यंग गन्स हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी। आपने देखा होगा परिषद में जिनको कह रहा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, तो वो जो है वो उन्होंने जनाब बहुत अच्छी बॉलिंग की, अपनी टीम को जिताया। लेकिन वो जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली के लिए ज़्यादा ये अच्छी सीरीज़ नहीं रही। टोटल उन्होंने जनाब कितने रन बनाए, 18 और 8 26 और 1 में 0 पर आउट हुए। तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली की क्लास का जो प्लेयर है वो मुकाबला तो मेरा ख्याल है नहीं उनका।
ये तो एक छोटे से टूर्नामेंट में कभी कभी स्लम्प आता है, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं। अभी साउथ अफ्रीका में भी जाके उन्होंने जो टेस्ट सीरीज जिसमें 350 बनाए, गो के 21 में भी उन्होंने कोई सेंचुरी बनाई, 22 में भी कोई नहीं बनाई, 22 में तो खैर मैच ही 1-2 हुए हैं। तो विराट कोहली का एक नाम तो है। तो अब जो है दोनों टीमें जो है ना 13 तारीख से जो है वो बुध के दिन से जनाब वो T20 सीरीज़ खेलेगी। 3 मैचों की सीरीज़ है ये। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेली जाएगी। बड़ा दुनिया का बड़ा स्टेडियम था, लेकिन अब छोटा हो गया है। तकरीबन 70,000 तमाशाई बैठते हैं, लेकिन एक ज़माने में यहाँ पर बैठते थे 1 लाख से ज़्यादा तमाशाई। और उधर जनाब श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। पहला जो T20 था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन, आपको पता ही है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में उन्होंने हराया था और उसके बाद वो चैंपियन बने थे न्यूजीलैंड को शिकस्त देके, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क थे ये दोनों ही फाइनल में पहुंचे थे। अब जाहिर बात है ये साल जो है ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्ड T20 हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान भी आ रही है, यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में एक 1 ऑफ T20 खेलेगी, 3 वनडे खेलेगी। तो उनका भी स्टार्ट अच्छा हुआ है सीरीज़ का। तो उन्होंने पहले, हालांकि हसरंगा ने उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जिनको कि बड़ा ज़बरदस्त बिके हैं 10.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ के। तो ये सारे जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान सुपर लीग है ना, वो कराची में जब उसका फर्स्ट लेग हो रहा था तो हमने मुलाकात की थी मशहूर एंकर पर्सन, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त भी हैं अब्दुल वहीद खान से। तो उनसे हमने बातें की थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और फिर मैंने एक नया उसमें मेरा एक सोच है कि क्या रिजवान जो है वाइट बॉल का कैप्टन बन सकता है, बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान रखा जाए या वनडे का कप्तान रखा जाए, क्योंकि T20 में रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग चल रही है, समझ भी बहुत है, बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। मुल्तान सुल्तान को भी जैसे आपको पता है, इसके बारे में बात की थी। इसके अलावा दौरा ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्या क्या ब्रेक थ्रू मिलेगा, रमीज राजा की अंडर में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, तो वो बड़ी खुलखुला के बातें करते हैं। उन्होंने खुलखुला के बातें की, वो हम आपकी मुलाकात कराते हैं वहीद खान से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान कुरैशी और आज हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वहीद खान ने। पाकिस्तान के सबसे अव्वल के जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, यूट्यूबर हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, यानी मैंने इनमें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दहाइयों के साथी हैं और क्रिकेट स्पोर्ट्स पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आप देखते होंगे इनके यूट्यूब चैनल को, वहाँ भी देखते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है इन्होंने। आज हम इनसे बातें करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, PSL की, बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, फ़खर जमान की, शाहीन शाह अफरीदी की, कि क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है। और रमीज राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, उनके अंडर में ये क्या होगा। खान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने जनाब सेमीफाइनल तक पहुंची, उसके बाद पाकिस्तान हार गई। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट पे इतना बुरा वक्त आया था, एकदम पाकिस्तान टीम खड़ी हो गई, हालांकि न्यूजीलैंड भी भाग गई थी और इंग्लैंड नहीं मिले थे, उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? उस पर सिंपल है आसान। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा। तो जब पाकिस्तान T20 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला तो एकदम से क्रिकेट फैंस में इंटरेस्ट पैदा हो गया। आप फिर से क्रिकेट का फिर से पाकिस्तान टीम को वो सपोर्ट मिलना शुरू होगी, जो कि थोड़ी सी कम हो रही थी थ्रू आउट द ईयर। एक तो लास्ट ईयर हमने ज़्यादातर कमज़ोर टीमों से खेला है, स्ट्रॉन्ग टीमों से नहीं खेला लास्ट ईयर। तो T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, उसमें हमने इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, 2 अच्छी बड़ी टीमें थी। तो उसकी वजह से बड़ा बूस्ट मिला है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को, और उसकी वजह से जो है लोगों में फिर से इंटरेस्ट पैदा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करना शुरू किया उन्होंने। तो आई थिंक कि उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा था T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का, वो ये हुआ है कि एक बूस्ट मिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अच्छा, इसमें जो इंडिया से हमें जीता, और ऐसा जीता कि वो कहते थे लोग इनके इंडियन के हमने ख्वाब चकनाचूर कर दिए। आप समझते हैं कि गुरूर और तकब्बुर और कुछ अपने आप को, वो हालांकि फेवरेट तो वही थे इंडिया के, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग। देखिए, बात ये है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात आपको बताइए कैसे हैं, अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब है। फिर एक पुरानी हमारी एक चली राइवलरी हमारी है इंडिया पाकिस्तान की। लेकिन मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि भाई देखें, बात यह है कि आप लोग मुझसे बहुत ये बात करते हैं, आज मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ, लोग मुझसे बड़ा ये कहते हैं कि भाई आप तो सिर्फ इंडियन क्रिकेट की तारीफ़ करते हैं, आप इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, आप पाकिस्तान टीम की तारीफ़ें नहीं करते। पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट, मेरा जो चैनल है वो पाकिस्तान क्रिकेट सेंट्रिक है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैं कवर करता हूँ, ज़्यादा फोकस पाकिस्तान क्रिकेट पर होता है। और बिल्कुल मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ तो तारीफ़ भी करता हूँ, जहाँ तारीफ़ की ज़रूरत होती है करता हूँ। लेकिन क्योंकि हमारी क्रिकेट है, तो इसलिए हमारा काम है एज एनालिस्ट कि हम पिन पॉइंट करें वो वीकनेसेस को, वो वीक एरियाज़ को, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। मैं सिंपल सा, मेरा जितने हमारे क्रिकेट फैंस हैं, आपके चैनल के व्यूअर्स से सवाल यही है कि आज इंडिया 5वीं दफ़ा ICC यूथ वर्ल्ड कप का टाइटल जीत गया, हम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए। क्यों?
इसकी वजह क्या है, क्वार्टर फाइनल में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सिस्टम्स पर डिफरेंस है ना, हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा उस तरह से जिस तरह करना चाहिए, उनका सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, लोग कहेंगे जी वो साउथ अफ्रीका में तो हार गया है और वो आईसीसी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाया, हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनकी जो क्रिकेट जो हेल्थ ऑफ द क्रिकेट सिस्टम इज इन वेरी गुड कंडीशन कंपेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्योंकि ये लड़के रिजवान, बाबर वगैरह इतने अरसे सब खेल रहे हैं कि अब इन्होंने निखरना शुरू किया है। हर प्लेयर की एक जो आप कहते हैं ना कि आप एक मतलब फल कोई लेते हैं तो जब वो राइप होता है तो फिर आपको मजा आता है, सो मतलब फ्रूटफुल हो गए, फ्रूटफुल हो रहा है। तो अब ये हो गए फ्रूटफुल क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपोजर इनके पास आ चुका है, तो दे आर डूइंग वेल एंड दे डू वेल नाउ फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। अगले 2-3 साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे हैं, बस शर्त ये है कि आप बिल्कुल मेरिट पे सिलेक्शन करें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ में आया कि शान मसूद को आपने क्यों टुडे लाइन लगाया है, किस लिए भाई? आपने असद शफी को टुडे लाइन लगा दिया विदाउट एनी राइम और रीज़न। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना एक्सपीरियंस है, इनका इतना एक्सपोजर है कि आपको यूटिलाइज करना है इनको आपने वेस्ट नहीं करना। तो अगर हम सिलेक्शन सही करेंगे, हम कोई उसमें बदनीयती नहीं शामिल होगी, तो आप देखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी अंडर 19 टीम भी हालांकि हारी क्वार्टर फाइनल में, लेकिन 2-3 लड़के बहुत अच्छे हैं उसमें। हसीबुल्ला खान जो कीपर बैट्समैन है, कासिम अकरम जो कप्तान है, 1-2 और फास्ट बॉलर है ओवैस खान वगैरह, ये अच्छे फ्यूचर के टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ एहसान के पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, वो क्लियर कॉन्शियस के साथ, एक अच्छे कॉन्शियस के साथ काम करना, एक अच्छे इरादे के साथ काम करने का, और कुछ भी नहीं है। हमारे वहाँ बहुत सारे डिसीजन जो है उसमें जो है मतलब बदनीयती शामिल होती है। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, मैं सालों से ये चीज़ देखता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से फिर हम जो सफ़र करते हैं, हमारा क्रिकेट सफ़र करता है। आपको बिल्कुल साफ नीयत से काम करना है, ये नहीं देखना कि ये किस इलाके से इस लड़के का ताल्लुक है, किसका ये रिश्तेदार है, किसका दोस्त है, किसने आपको फ़ोन किया, किसने उसके लिए बोला है। नहीं, जो डिज़र्व करता है वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो, आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करें। आपकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाएगी? देखें, जितनी क्रिकेट हमारे मुल्क में खेली जाती है, एहसान कुरैशी मुझे आप बताएं, हम उस हिसाब से क्या हम डोमिनेट करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड को? नहीं, हम नहीं करते हैं। जितनी क्रिकेट हमारे वहाँ खेली जाती है, हमें तो नंबर 1 होना चाहिए। जिस तरह हम एक ज़माने में हॉकी डोमिनेट करते थे, जब हमारे वहाँ हॉकी बहुत खेली जाती थी, तो दैट इज़ वाई आवर क्रिकेट इज स्टिल, मतलब अभी भी इश्यूज हैं। इंडियन क्रिकेट देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। उनकी जो अभी अंडर 19 टीम जीती है, आप उन्हीं पे गिन लें। मैं आपको 5 लड़के बता देता हूँ उस टीम में से जो पक्का अगले 2-3 साल बाद या तो आईपीएल में खेलते नजर आएंगे आपको, या फिर वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे होंगे, या फिर वो इंडियन सीनियर टीम से खेल रहे होंगे, क्योंकि आपको टैलेंट नजर आता है, आपको दूर से टैलेंट नजर आ जाता है कि हाँ ये। अच्छा, यही मैं आपको कहता हूँ। अब आप समझते हैं कि इजाज़ आदम जो पाकिस्तान की कोचिंग पे काफ़ी अर्से से चिपके हुए, लोग कहते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया? मुख्तसर इसका जवाब दिया और उसके बाद रमीज राजा को डिसीजन लेंगे। देखें, बात यह है, इजाज़ अहमद हम उनको प्यार से माना कहते थे, जो वो खेलते थे, हमने तो उनका पूरा कैरियर कवर किया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी अच्छा बैट्समैन रहा हो तो वो अच्छा कोच भी बन सकता है। जितना मैं इजाज़ अहमद को जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनका कैरियर कवर किया, जितना मैं उनको जानता हूँ, आई डोंट थिंक वो कोचिंग रोल के लिए फिट थे। कोचिंग के लिए आपको एक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फुलफिल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो मार्क पूरा होना चाहिए। जब वो मार्क्स पूरे करता है वो बंदा, तो फिर आप उस कोच लेके आए। यहाँ तो कोचिंग मतलब लेवल 2 कोचिंग कर लो, आपकी जान पहचान है, लेवल 1 कर लो, लेवल 3 कर लो, तो जी कोच बन जाओ। नहीं, मैं कहता हूँ कोच की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, आप पहले देखें उसकी वो रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है। इजाज़ की नहीं है वो रिक्वायरमेंट, इजाज़ को गलत टीम दी गई, इजाज़ को बिल्कुल जिस वक्त इन्होंने इजाज़ को टीम दी थी, मेरे हिसाब से उस वक्त सकलैन मुश्ताक को दे देते टीम अंडर 19 की, सकलैन वुड हैव डन अ मच बेटर जॉब विद दिस टीम देन इजाज़ अहमद। आप 2 वर्ल्ड कप में आप कुछ नहीं कर पाए, आप एशिया कप में कुछ नहीं कर पाए, तो भाई फिर प्रॉब्लम तो है ना। एक इमर्जिंग नेशंस का टूर्नामेंट शायद जीता है इजाज़ के अंडर, बाकी कुछ नहीं किया है मतलब बड़े टूर्नामेंट में, तो फेलियर ही हुआ ना। तो आपका तो अंडर 19 से आपने सारा मटेरियल निकालना है भाई। तो जब अंडर 19 पे आपका मटेरियल नहीं चलेगा तो फिर आप कहाँ से मटेरियल निकालेंगे? बात बड़ी सिंपल है, एहसान। देखें, अगेन आई रिपीट, आप नीयत साफ करके काम करें। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, बहुत डेप्थ ऑफ टैलेंट है पाकिस्तान में क्रिकेट का। आपने सिर्फ स्काउट करना है और आपने हर चीज़ से बालातर होके जो बेस्ट डिजर्विंग टैलेंट है, मेरिट पे आप सिलेक्शन करें। देखें कहाँ से कहाँ की क्रिकेट देंगे। आप पीएसएल उठा के देख लें यार, एहसान कुरैशी साहब, आप मुझे बता दें पीएसएल में कितने लड़के ऐसे खेल रहे हैं जो नहीं डिजर्व करते पीएसएल खेलना, जो नहीं डिजर्व करते पीएसएल खेलना। लेकिन क्यों? किसी ने लॉबी किया, किसी ने लॉबी अपनी बनाई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, वो खेल रहे हैं लड़के। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। कितने लड़के ऐसे जो डिजर्व करते तो नहीं खेल रहे पीएसएल।
तो ये बात मेरी नहीं समझ में आता कि फिर किस तरह आप कहते हो कि हमारी क्रिकेट आगे क्यों नहीं बढ़ती है। रमीज राजा को इनकलाब लाएंगे क्योंकि लोग उनको कह रहे हैं कि बड़े निजात दहिंदा समझते हैं। रमीज राजा को भी हर चीज से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, दोस्तियां एक तरफ रखनी पड़ेगी, तो फिर जाके कुछ बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। साफ सीधी बात मैं बता रहा हूँ। रमीज राजा भी इंसान है हमारी तरह, तो उनको भी जो है हर चीज़ से बालातर होकर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो डिसीजन जो पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में जाते हो, ये नहीं देखना कि इसके साथ मैं खेला हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये फला जो है मेरा जो मतलब जानने वाला है उसका ये भांजा है, भतीजा है, ये सब नहीं। फिर जाके कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, अब ये जो पाकिस्तान की 2022 की क्रिकेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको भी आइडिया है, इसमें बहुत क्रिकेट है। यानी अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, उसके बाद वेस्ट इंडीज दोबारा वनडे खेलने आएंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, उसके बाद दीगर टीमों ने आना है। तो आप क्या समझते हैं? मेरा एक है, आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि एक ही बंदे को जो हमने कप्तानी दी है तीनों ब्रांड की, आप समझते हैं कि रिजवान में वो करंट है कि उसको व्हाइट बॉल की कप्तानी चाहिए और उसको जरूरत नहीं है ऐसा, देखिए अभी जरूरत नहीं है। बाबर इज डूइंग अ गुड जॉब, बाबर को रहने दें, अभी फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। रिजवान की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, रिजवान हैज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग, अच्छा है वो अपना टीम में उससे अपनी जगह बना लिया है, चलने दें उसको, अभी कोई जरूरत नहीं है आपको उसको कप्तानी बना। आपने वाइस कप्तान बनाना है, बना दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कप्तानी मैं नहीं समझता बाबर आजम को आपको छेड़ना चाहिए। अगले 2-3 साल भूल जाए, 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए तो आप भूल जाएं कि आप किसी और को कप्तान बनाएंगे। लेट हिम प्ले, फाइन, वो खेलेगा अच्छा है, जितना वो ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिलता जाएगा उतना वो बेहतर होता जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि देखिए ये अब इस आपके पास लड़के आ गए ऐसे जो कि आप अगले 2-3 साल आप सेफली अच्छा निकाल सकते हैं, अगर बशर्त कि आप फजूल का आगे पीछे ना करें और मेरिट पे लड़कों को सिलेक्शन करें। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आ रही है 24 साल के बाद, बड़ी हमला खुशियां मनाई जा रही है। आपका क्या इस पे है कि लोग अभी भी शक व शुबात कर रहे हैं कुछ ऐसी कि हो सकता है, ये हो सकता है? आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ लैंड कर जाएगी पिंडी में, पहला टेस्ट मैच शुरू होगा? देखिए जी, जब तक कि पहली गेम बॉल नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि जो न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया यहाँ आने के बाद और मतलब मैच से 1 घंटे पहले पीछे हटना, ये सब चीज़ें देखने के बाद अब जब ऑस्ट्रेलिया टीम लैंड करेगी तो पहला टेस्ट शुरू होगा इसलिए अपना पिंडी स्टेडियम पे पहली गेंद बॉल करेगा, जो भी बॉल करेगा उसके बाद फिर आप कहें कि हाँ जी अभी टूर स्टार्ट हो गया, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये अगर जैसे आपने कहा शुकू को शुबात देखें लोगों के अब भी जहन में, अच्छा उनका आना और उसके बाद पूरी सीरीज खेल के यहाँ जाना, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा होगा? बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऑस्ट्रेलिया का तो आना यहाँ पर कमाल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद तो फिर आप बस फिर आप सोच लें कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ये सब आएंगे, फिर कोई नहीं रुकेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को बुलाने में। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया आता है, विदाउट कोई इंसिडेंट वो टूर हो जाता है, सक्सेसफुली स्मूथली वो टूर चल जाता है, तो बस आप समझ लें कि प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल जाएंगे पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान में फिर से आप वैसी गहमा गहमी देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट की, इंटरनेशनल इवेंट्स की, जो आपने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह करना है, फिर सब कुछ होगा यहाँ। अच्छा, आप समझते हैं कि 2022 का जो साल है वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना बड़ा आगे ले जा सकता है अगर ये सारी टीमें आते हैं? और क्यों आप अब अच्छी टीमों से खेलेंगे ना। अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया से हम खेल रहे हैं, इंग्लैंड से खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है बीच में, वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट साल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे इस साल में, इसलिए क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि जब एक टीम अच्छा करती है तो फिर वो एक ब्रांड बनती है, जब वो ब्रांड बनती है तो फिर हर टीम चाहती है खेले उस टीम से। तो आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो साल होगा ये आपका एक कैटलिस्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसलिए मैं तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस दे रहा हूँ आज 2022 को। देखिए, वहीद खान का एक वसी तजर्बा है और क्रिकेट पे उनकी गहरी नज़र है, उनसे हम बातचीत करें। अब उनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की टीम है इसमें जो पाकिस्तान जाना जाता था लेग स्पिनर की वजह से, यानी इस वक्त हमारे पास अगर आप देखें तो राइट बॉल में हमारे पास कोई क्वालिटी लेग स्पिनर नहीं है। यासिर शाह भी ऐसा लगता है कि उनका कैरियर ऐसा लगता है कि अब वो टॉयलेट ऑफ द कैरियर नहीं रहा। तो अब आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बॉलर है? देखिए, हमारे पास राइट आर्म स्पिनर साजिद खान आ गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास नोमान अली है, तो आपके जहन में कोई है लेग स्पिनर? बात ये होती है, ऐसा बात ये होती है कि हर टीम जो है ना वो प्लानिंग करके चलती है। अब आप जब यासिर शाह खेल रहे थे, जब यासिर शाह की फॉर्म डिप होना शुरू हुई, जब उनको फिटनेस के इशू स्टार्ट हुए, ये वही वाला केस जब सईद अजमल खेल रहे थे, तो ये उस वक्त प्लानिंग की जाती है। आप कहते हैं कि ठीक है यार, अब हमें नज़र आ रहा है कि यासिर शाह 1 साल और खेल सकता है, अच्छा सर्व करेगा हमें, लेकिन 1 साल बाद ये चला जाएगा। आप फिर प्लान करना शुरू करते हैं कि चलो जी सर्च करो डोमेस्टिक में कौन ऐसा लड़का है जो कि इसको रिप्लेस कर सकता है, फिर आप उस लड़के पे काम करना शुरू करते हैं, उसको आप डोमेस्टिक में वॉच करते हैं, उसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाते हैं, कोचेस के साथ काम करते हैं, उसको आप तैयार करते हैं।
ये तरीक़ाकार होता है किसी लड़कों को लाना और रिप्लेसमेंट लाना। हमारे वहाँ तो कोई सीन ही नहीं है ना, हमारे वहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। अगर सईद अजमल का जब चल रहा था तो कोई रिप्लेसमेंट उसके लिए तैयार नहीं की है, ठीक है। वो तो शुक्र है कि 2014 में यासिर शाह आ गया था, तो यासिर शाह ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, तो 3-4 साल उसने बहुत अच्छा मतलब यूएई में मैचेस जिताया, उसने सीरीज जिताई पाकिस्तान को। लेकिन यासिर शाह अब ख़त्म है। बॉलर्स हैं आपके पास सर्किट पे, लेकिन वही वाली बात है कि उन बॉलर्स को अगर आप पिक करते हैं, जैसे जाहिद है, जाहिद महमूद है, ये आपने अच्छा कहा, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया आपने जाहिद महमूद। हालांकि उसका बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ था T20 का, यूटिलाइज ही नहीं किया उसको टेस्ट में कभी। तो आप क्या समझते हैं कि इसको होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? बिल्कुल आप उसको लेके चले, आप उसको देखें कैसे वो बॉलिंग करता है। बात वही ऐसा कि टैलेंट है, मैं वही कह रहा हूँ कि टैलेंट आपके पास है पाकिस्तान में, सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट और आपके जो डिसीजन है उसमें पुख्तगी आनी चाहिए कि आप जो डिसीजन लें, अगर आप एक प्लेयर को लेके आते हैं तो फिर उसको स्टिक करें। अभी देखें, शान की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, असद शफीक का भी आपने कहा साइड लाइन कर दिया। असद शफीक को देख लें, असद शफीक की फॉर्म नहीं थी भाई, तो ठीक है यार, क्या होता है बड़े से बड़े बैट्समैन की फॉर्म जाती है, लेकिन एक आदमी जो 80 टेस्ट मैच खेला हुआ हो, आप कैसे उसको एकदम से उठा के इस तरह डिसरिगार्ड कर सकते हैं। फिर शान मसूद की आप मिसाल ले लें, एक सीरीज उसकी अगर बुरी गई है या कुछ मैचेस के लिए अगर उससे रन नहीं हो रहे, आपने उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया उठा के, जबकि वो वाहिद प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे जिसने कि तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को मनवाया है। वाइट बॉल में उसने अपने आप को मतलब री इन्वेंट किया है, लेकिन दिस इज नॉट द वे। आप अगर इस तरह प्लेयर ज़ाया करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो हमारा चीफ कोच का है, सकलैन मुश्ताक ने बड़ा रोल प्ले किया, अचानक से आया जब मिसबाह उल हक और वकास यूनुस छोड़ के चले गए, तो अब इसका क्या रोल समझते हैं आप? सकलैन मुश्ताक का कहते हैं कि वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन टीम को देखिए यार, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, सकलैन मुश्ताक पैसों के मामले में भाई बहुत वो है, वो जो वो पैसा चाहते हैं वो वही लेंगे, उससे कम पे वो काम करेंगे नहीं, साफ सीधी बात है। और इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि वो पैकेज के ऊपर ही मसला उनका चल रहा है पीसीबी से। सुना यह है कि पीसीबी शायद उनको हेड कोच ही लाने के मूड में है और बातचीत उससे चल रही है, लेकिन क्योंकि रमीज राजा जब से आए तो रमीज राजा ने आते ही जो है लोगों के पैकेज वगैरह कम किए हैं, पे पैकेजेस कम किए हैं, शायद वो उतने पैसे नहीं देना चाह रहे सकलैन को। अब सकलैन ऑब्वियसली बात है, जब उन्होंने इतना अच्छा जो है परफॉर्म किया एज ए हेड कोच T20 वर्ल्ड का बांग्लादेश वगैरह, तो वो चाहेंगे कि उनको पैकेज उतना ही अच्छा मिले। अब बात यह है कि अगर आप मिसबाह को 30 लाख रुपए दे रहे थे एज ए हेड कोच और आप सकलैन से कहें कि नहीं यार हम आपको 10 लाख देंगे, तो भाई फिर तो बात बंदेगी नहीं ना, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। कहेगा भाई मैं क्यों 10 लाख लूँ जब आप उसको 30 लाख दे रहे थे, या आपका जो फील्डिंग कोच है वो जो फॉरेन है वो इतना ले रहा है, तो यू हैव टू गिव सकलैन अ पैकेज जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो, तो वो बिल्कुल आएगा जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ सकलैन को आप लाना चाहिए हेड कोच, क्योंकि इसकी अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है लड़कों के साथ, तो आप क्यों खराब करें इसको। अच्छा, अब मैथ्यू हेडन और वर्नन फर्नांडर का क्या, वो आएंगे? देखें, मैथ्यू हेडन और वर्नन फर्नांडर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ना, मैं आपको साफ सीधी बात कर रहा हूँ। वो ऐसे वक्त पे आए जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी जाहिर सी बात है जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अच्छा हिस्सा बोलेंगे, साफ सीधी बात है। अब मैथ्यू हेडन ये तो नहीं कहने वाला नहीं है पाकिस्तान टीम बहुत बुरी टीम है और इन्होंने ऐसा है वैसा है, वो तो मतलब पैसे लेके आया इसलिए लेके आया कि उसने कंसल्टेंट के काम करने हैं, तो उसने अच्छा ही बोलना है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस के कंसल्टेंट कौन आता है आपका, द डिफरेंस इज बाय द हेड कोच। हेड कोच आपका कौन है जो लड़कों के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हेड कोच के लिए इस वक्त सकलैन ही आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। अच्छा, आखिरी सवाल वहीद खान से करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का पहला मरहला जो है वो कराची में खत्म हो गया है, अब दूसरा मरहला लाहौर में हो। खसब, ये कमाली की क्रिकेट खेली मुल्तान सुल्तान ने, आपको तवक्को दी इतनी आउटस्टैंडिंग खेले? बिल्कुल तवक्को थी, इसलिए क्योंकि उनकी जो उन्होंने अपना कंपोजिशन साइड की उनकी बहुत अच्छी है, उनकी इस्लाम यूनाइटेड की साइड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत टफ साइड्स हैं, और ये दोनों टीमें मेरे हिसाब से तो ये दोनों टीमें फाइनल खेलने वाली है। आपका PSL का हिसाब से की बात मैं बता रहा हूँ। दे आर टू गुड साइड्स, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बनाई हुई उन्होंने। इस्लामाबाद को थोड़ा फर्क पड़ेगा पॉल स्टर्लिंग के जाने से, लेकिन उन्होंने उसको भी कवर किया हुआ है। तो आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान का अच्छा खेलना कोई सरप्राइज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें यार, आसान सिंपल सी बात है, जब आपका कप्तान ही रन कर रहा है ना तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो रिजवान खुद जब रन कर रहा है तो बात ही, और फिर उसके साथ अच्छा ये होगा कि शाम मसूद भी रन कर रहा है, तो फिर नीचे ऑटोमेटिकली उनके लिए ईजी हो गया। क्योंकि जब ऊपर से रन होते हैं, पावर प्ले में रन होते हैं, तो जो नीचे में वाले बैट्समैन होते हैं उन पर प्रेशर नहीं होता फिर खेलने का। लेकिन अगर पावर प्ले में आपकी विकेटें गिर रही है, रन नहीं हो रहे, तो फिर जो नया बंदा आएगा वो उस तरह से खुल के नहीं खेल सकता। हमने एक मैच में देखा कि टिम डेविड ने और रायली रूजो ने मार के प्रेशर कर दिया था, इसलिए कि स्टार्ट ही इतना अच्छा मिला हुआ था। तो आई थिंक की ये है कि रिजवान और शान ने बहुत अच्छी अपनी जोड़ी बनाई है।
अच्छा, ये क्या वजह है कि ये लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर ये स्ट्रगल ही करते रहे, हालांकि लाहौर चैंपियन। कलंदर बुरी साइड नहीं है, लाहौर कलंदर इतनी बुरी साइड नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उनकी बैटिंग थोड़ी सी अभी भी, क्योंकि अब तो फ़खर जमान क्योंकि रन्स कर रहा है तो वो अच्छा उनके लिए हो गया है, लेकिन अगर जिस मैच में फ़खर जमान नहीं रन्स करेगा तो फिर उनका टेस्ट आएगा। लेकिन कोयटा अगेन मुझे नहीं समझ में आया कोयटा की सिलेक्शन भी, कि मतलब इस दफ़ा सिलेक्शन बहुत टीमों के बड़ी अजीब अजीब सी हुई। कराची की देख लें आप, मतलब एक तो वजह ये भी हुई है ना आसाम के, क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर चल रहा है तो बहुत सारे प्लेयर्स तो अवेलेबल ही नहीं है फॉरेन, तो आपको वो पिक्स नहीं मिली है प्लेयर्स की। फिर दूसरा ये हुआ है कि मतलब जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ने ये देखा कि जी वो बिग बैश में क्या करके आया, क्योंकि वही लास्ट एक लीग हो रही थी, तो जिसने बिग बैश में रन्स किए उसको ले लिया इन्होंने, जबकि इन्होंने ये नहीं सोचा कि बिग बैश एक डिफरेंट टूर्नामेंट है, डिफरेंट कंडीशन में खेला जाता है, डिफरेंट पिचेस पे खेला जाता है, हमारे वहाँ कंडीशन डिफरेंट है। तो इस वजह से जो है इस दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि 3-4 फ्रेंचाइजीज की पिक्स बहुत ही खराब हुई है। अच्छा, इस टूर्नामेंट में अब तक आप जो कराची लेक का देखा है, आपको किसी नए टैलेंट ने मुतासिर किया या आपको कोई चीज़ नजर आई? नहीं, कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आया, साफ सीधी बात है, मतलब मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जिस पर कि आप बैठ के आप नोटिस करेंगे यार ये लड़का अच्छा है, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप आज़म खान की मिसाल ले लें, 2 साल बाद भी वो उधर ही खड़ा हुआ है जहाँ वो 2 साल पहले था, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। ये सबसे बड़ा मसला ये है। आसिफ अली आप देख लें, आसिफ अली भी वही है, जहाँ था वो 2 साल पहले वहीं खड़ा हुआ है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नसीम शाह में इम्प्रूवमेंट आई है, डेफिनेटली नसीम शाह एक ऐसा प्लेयर है जिसमें इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी हसनैन भी आप देखें, जैसे वो 2 साल पहले था वैसे ही वो उधर ही खड़ा हुआ है, तो उस्मान कादिर का भी वही हाल है। तो आपको कोई नज़र नहीं आया ऐसा प्लेयर जिसको आप बैठ के एकदम से नोटिस करें, आप बोले हाँ यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है। वो एक लड़का है इमरान कैसे बोलते हैं खान जूनियर, जो खेलता है, मोहम्मद इमरान खान, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जो लेफ्ट आर्मर पेसर है, वो देखें आप, जो 2 साल पहले खेला था कितना उसमें स्पार्क था, अब इस दफ़ा वो स्पार्क ही नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो हमारे वहाँ लड़के जो है ना वो मतलब प्रोग्रेस नहीं करते, इस तरह करना चाहिए उनको, तो कोई ऐसा टैलेंट नज़र नहीं आया। हाँ साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने बड़ी अच्छी बातें की, वाकई आपने की कि आपकी अच्छी रीडिंग है कि पीएसएल तो हमारा ब्रांड तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन जो यंग टैलेंट है वो उसकी कमी नजर आ रही है। तो खान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के खिलाड़ी और उसके साथ हम भी इस गेम को एंजॉय करते रहें। और आखिरी खान साहब मैं भूल गया सवाल करना आपसे कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, आप बहुत इंडिया के, आपके बहुत से फॉलोअर है, तो कोई भी होगी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट या नहीं होगी? हो तो सकती है। देखें, मैं तो जितना देखा है इंडिया पाकिस्तान का, मैंने हमेशा ये देखा है कि ना होने को सालों तक नहीं होती, लेकिन होने को 1 महीने में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये कहना कि नहीं जी अगले 6 महीने नहीं होगी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि एनीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ बात ये कि थोड़े से हालात बेहतर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बातचीत शुरू हो तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट हो जाएगी। इसलिए क्योंकि कुछ भी आप कहें, आपने देख लिया T20 वर्ल्ड कप में, अभी फिलहाल जो ICC के मजे लगे हुए हैं कि उनको पता है पाकिस्तान इंडिया आपस में तो खेलते नहीं, तो वो दबा के कमा रहे हैं भाई। जब भी अभी भी उन्होंने जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी उन्होंने खत्म करके पाकिस्तान इंडिया का मैच पहले रखा है। अच्छा, यही मुझे एक याद आ गया, विजय लोकपाली भाई का मुझे फोन आया, हाँ। उन्होंने यार ये ICC ये क्यों करता है, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच रखता है, क्या वजह है? कमाते हैं। अच्छा, ये भैया कुछ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। आखिरी सवाल था, बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब। वहीद खान की जनाब आपने बातें सुनी, खुलखुला के बातें करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, उन्होंने बड़ा अपना एक एनालिसिस दिया। उम्मीद है कि आपने एनालिसिस एंजॉय किया होगा। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।